नमस्कार साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। तो साथियों, हम लोग आज प्रॉफिट लॉस में उसी के आगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। देखें अगले टाइप का क्वेश्चन क्या होगा। तो साथियों, समझ में आ रहा होगा सभी को। आशा करते हैं बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे मेरी बात को और अच्छे से आप नोट्स बना रहे होंगे, घर पे रह रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर, देखते हैं क्या है आपका अगला टाइप प्रॉफिट लॉस का। पिछली वीडियो में या पिछली क्लास में मैंने आपको सीपीएसपी वाला कॉन्सेप्ट समझाया था कि एक वस्तु को इतने रुपए अधिक में बेच रहा है तो उसको इतनी हानि होती है, या दुकानदार क्या 20% हानि पर बेच रहा है लेकिन वह चाहता क्या है 20% प्रॉफिट पर चाहता है बेचना। तो अब उसको अगला जो विक्रय मूल्य है वो कितना डिसाइड करेगा, या कितना अपना उसको पता चले कि कितना विक्रय मूल्य पे हम बेचेंगे, हमें क्या होगा साथियों 20% का लाभ होगा। तो ये कुछ बातें मैंने आपको 4 से 6 क्वेश्चन करवाए थे, अलग अलग थोड़ा थोड़ा चेंज थे, सारे क्वेश्चन टाइप एक ही था लगभग। तो अब चलते हैं अगले टाइप के, और बहुत ही मजेदार टाइप होगा आपका, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे, ऐसा तरीका मजा आ जाएगा बिल्कुल पढ़ के, बोलने की तो बात ही नहीं कभी आप भूल पाएंगे उसको। तो देखते हैं क्या करना है। इस अगले टाइप में कह रहा है कि एक दुकानदार ने 10 रुपए की 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी। क्या किया सर? एक दुकानदार ने 10 रुपए की 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी। अब खरीद ही लिया है तो बेचेगा भी। बेचते समय उसने क्या किया? 11 रुपए की 10 की दर से क्या किया? खरीदी और 11 रुपए की 10 की दर से बेच दिया। तो इस पूरे सौदे में उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब देखिए, कह रहे होंगे सर यहाँ पर आपने लाभ और हानि दोनों की बात कर दी। तो क्वेश्चन में यही तो समझना है कि इस क्वेश्चन में ये भी नहीं बता रखा है उसने कि लाभ ही होगी या हानि ही होगी। ये भी आप ही को डिसाइड करना है कि वो लाभ होगा या हानि होगा। अब पहले तो क्वेश्चन समझिए और क्वेश्चन की भाषा को समझिए, आखिर कह क्या रहा है। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 10 रुपए में 11 की दर से। अब कह रहे होंगे सर 10 रुपए में 11 की दर, इसका क्या मतलब है? कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज हो रहे होंगे। 10 रुपए में 11 की दर का मतलब है कि मेरे भाई कि 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी। कितनी? 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, ये होता है 10 रुपए में 11 की दर का मतलब। तो 10 रुपए में उसने क्या की? 11 वस्तुएं खरीद ली। फिर उसने बेचते समय क्या किया? 11 रुपए में 10 की दर से बेच दी। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सर क्या हुआ, उसने 11 रुपए 1 रुपए बढ़ा के तो बेचा, लेकिन वस्तुएं 10 ही बेची। कहने का मतलब एक वस्तु तो उसकी बच गई। भाई एक वस्तु बच गई कि नहीं बच गई? तो अब बच गई तो उस पर लाभ कितना होगा? अब ये भी नहीं पता हमें एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा या विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, ये भी नहीं पता। तो यहाँ पर हमें लाभ और हानि भी डिसाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो देखिए हम कैसे एक ऐसी अप्रोच बताएंगे, आपका आंसर भी आ जाएगा और आपको ये भी डिसाइड हो जाएगा कि लाभ हुई या हानि हुई। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है बिल्कुल वैसे वैसा लिखते चलेंगे हम। बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। बाकी आप एक वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ से निकाल सकते थे, यहाँ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल सकते थे, फिर भी आप प्रॉफिट परसेंट की गणना कर सकते थे या लॉस परसेंट की गणना कर सकते थे। लेकिन हम ऐसा कुछ बताएंगे कि आपको कैलकुलेशन भी बिल्कुल कम करना पड़े और आपका आंसर भी आसानी से आ जाए। क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना है साथियों? सीपी दे रखा है भाई, यही तो क्रय मूल्य था। एक दुकानदार ने इतने रुपए की वस्तु से खरीदी, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 10 रुपए में 11। यहाँ पर आप रुपए रखेंगे और यहाँ पर मात्रा रखेंगे। ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि आप यहाँ 11 रुपए नहीं रख सकते। सीपी था भाई 10 रुपए, सीपी कितना था? 10 रुपए, और 10 रुपए की कितनी वस्तु? 11, और इसका विक्रय मूल्य साथियों कितना हो जाएगा? रुपए में कितना दे रखा है? 11 रुपए की वस्तुएं कितनी? 10।
ये बात सभी को समझ में आ रही है कि जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है सीपी कहा जा रहा है तो सीपी में 10 रुपए की 11 और एसपी 11 रुपए की 10। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी मेरे भाई, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अगर इतना समझ गए हैं तो यहाँ से आपको सीपी पता चल गया, एसपी पता चल गया, सीपी एसपी पता चल गया तो प्रॉफिट लॉस पता चल गया। भाई क्रय विक्रय अगर पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा लाभ हुई या हानि हुई। तो अब देखिए यहाँ पर तुम्हें ये पता था रुपए में आपको करना क्या, ये क्रॉस। ये समझ पा रहे हैं कि हमने क्रॉस का क्यों लगाया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने 10 और 10 का गुणा कितना आ जाएगा 100, 11 और 11 का गुणा। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं समझ में आई कि हमने इसको तिरछा गुणा क्यों किया है भाई, 10 का हमने 10 से गुणा किया, 11 का 11 से गुणा किया। एक बात ये समझ में आई सभी को। अब हमें पता चल गया कि सर सीपी 100 रुपए और एसपी हमारा कितना हुआ 121 रुपए, यानी कि अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 21। अब अगर हम रुपए में माना था तो 21 रुपए, और हमको पता है जब भी सीपी अगर 100 मानते हैं और अगर 121 रुपए में बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सीधे 21% हो जाएगा। भाई यहाँ पर सीपी 100 निकल के आ गया तो हमारा सीधे 21% आ गया, नहीं निकल के आया तो क्या करते 21 रुपए का लाभ हुआ, और लाभ हमेशा किससे होता है सीपी से। परसेंट बताना है भाई, प्रॉफिट परसेंट तभी तो निकालेंगे। अब देखिए यहाँ प्रॉफिट और लॉस की हमको ऐसे बात पता चल गई, 100 रुपए की खरीदा था 121 रुपए का बेचा, तो इसका मतलब सर इसमें प्रॉफिट परसेंट ही आएगा। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी, यहाँ से हमें क्लियर होगा कि प्रॉफिट होगी, नहीं तो अगर लॉस होना होता तो ये 100 से कम आता। प्रॉफिट हुई, अभी देखिए प्रॉफिट परसेंट हमने आपको बता रखा है, जितने रुपए की प्रॉफिट हुई 21 रुपए की, और किससे हुई क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य 100 रुपए था तो सीधे हमारा यहाँ से 21% आ जाएगा। तो यदि जब भी सीपी 100 हो तो आप सीधे सीधे जितना 100 से ज्यादा हो आप परसेंट में भी उतना लिख सकते हैं। भाई सीपी अगर 100 होगा, 100 से कंपेयर करना है, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, जितना भी 100 से ज्यादा होगा विक्रय मूल्य वही आपका रुपए में भी होगा, वही परसेंटेज में भी होगा। तो ये हो गया आपका बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही मजेदार तरीका, समझ गए होंगे सभी लोग। अब देखिए इसमें आप गलती कहाँ पर करेंगे, जो गलती हम देखने को अक्सर मिला करती है वो गलती आप भी करेंगे भाई, क्योंकि आप भी अलग थोड़ी ना है, आप भी तो स्टूडेंट हैं, गलती करेंगे, हम भी करें, तुम भी करोगे, हर कोई करेगा। तो यहाँ पर देखिए गलती क्या करते हैं, कुछ लोग गलती करते हैं, सर आपने जो बताया चलो अच्छी बात है, हमने क्रॉस कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन गलती ये होती है कि सीपी एसपी यहाँ लिखे और इसका गुणा करके लिख दिया 121 यहाँ, और इसका गुणा करके 100 यहाँ लिख दिया। भाई बात तो वही हो सर, चाहे इधर लिखे चाहे उधर लिखे, ये तो कहेंगे, लेकिन अगर आपने पहले ऊपर इसका गुणा लिख दिया तो 180, अब अगर आप इससे सीपी से यहाँ मैच कराएंगे तो फिर आपकी गलती हो जाएगी। फिर यहाँ तो लॉस हो रहा है सर, 125 रुपए खरीदी थी 100 रुपए की बेच रहे हैं, यहाँ तो नुकसान हो रहा है ना, लॉस हो रहा है। तो ये गलती आपको कतई नहीं करनी है। जैसे जैसे मैंने सीपी और एसपी यहाँ लिखा है तो आप जब सीपी यहाँ पर लिख रहे हैं तो सीपी के बगल में आप यहाँ तो सीपी रखेंगे और एसपी तो एसपी के यहाँ, ना कि उस तरफ। तो ये नहीं करना है कि आप पहले इनका गुणा करके यहाँ पर ऊपर रख दें और इसका इससे गुणा, ये गलती अक्सर होती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जहां मैं समझाता हूं कि आपको ये गलती हो जाएगी, ये मान के चलिए वहां पर 90% तो गलती करने के चांस होते ही होते हैं। यदि आप इस ट्रिक या तरीके को भूल गए तो गलती हो जाएगी। कि आपने समझ में आ रही सर सारी बात आपकी, आपने ऐसे लिखा था क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने आसानी से निकाल दिया था। तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो आप हो सकता है गलती कर दें। अगर आप बेहतर तरीके से समझ लिए, चीजें आपको याद है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक से बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझिए बना कैसे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका एक तरीका। और अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कुछ और अच्छा होता, तो कुछ एक अच्छा सा तरीका और देख लीजिए भाई, उसका भी कर सकते हैं। सीपी कितना दे रखा है भाई 10 रुपए की, तो आपको याद रखना है कभी 10 रुपए और मात्रा की बात करें आप क्या करना है, रुपए बटे मात्रा। ये चीज आप याद कर लो, ये बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। क्या करना है, रुपए बटे मात्रा। तो 10 रुपए की कितनी वस्तुएं, 11 वस्तुएं। अब देखो रुपए बटे मात्रा ही हमने क्यों किया, इसके पीछे भी आपको लॉजिक एक बता देते हैं कि आप कहेंगे सर आप रुपए बटे मात्रा का है कि, मान लीजिए आपने 100 रुपए की 20 वस्तुएं खरीदी। क्या कहा साथियों, 100 रुपए की 20 वस्तुएं खरीदी। 100 रुपए की कितनी वस्तुएं खरीदी, 20। अगर आपसे कह दिया जाए एक वस्तु क्या होगी तो आप क्या कहेंगे, 100 को सर 20 से डिवाइड कर दीजिए। ये तो थोड़ा बड़ा हो गया। मान लीजिए 10 रुपए की आपने 2 वस्तुएं खरीदी। 10 रुपए की क्या करी, 2 वस्तुएं खरीदी। तो अगर आपसे कह दिया जाए एक वस्तु आप कितने की खरीदे, तो कहेंगे सर 5 रुपए की। तभी 5 की हमने 2 वस्तुएं 10 रुपए की खरीद ली। लेकिन अगर ज्यादा वस्तुएं होंगी तो क्या करेंगे हम, अब 5 आया कहां से हमारा, 10 रुपए की हमने 5 से डिवाइड किया। भाई 10 रुपए की 2 खरीदी हमने, तो एक वस्तु अगर 5 रुपए की, सॉरी 10 रुपए वस्तु का मूल्य बताना है, 10 रुपए की अगर हमने 2 खरीदी, एक वस्तु की कीमत बतानी, 10 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, सर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जो ये निकल के आता है वो हमारा एक वस्तु की कीमत निकल के आती है। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी।
कि हम रुपए बट्टे मात्रा क्यों करते हैं। एक एक बिल्कुल बेसिक से समझाते चलेंगे, आखिर आया कुछ ये नहीं कहेंगे कि याद कर लो, याद नहीं करना है, मैंने पहले ही कहा था। एक एक बात मैं समझाऊंगा कि कहाँ से आया, क्यों हम उसको करते हैं, कहाँ क्यों, अगर आप लगाएंगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी साथियों। तो यहाँ पर ये 5 आ गया। इसी तरीके से हम रुपए बट्टे मात्रा हर एक क्वेश्चन में लिखेंगे जहां पर रुपए और मात्रा की बात करी जाएगी। तो ये हमारा सीपी हो गया रुपए बट्टे मात्रा में। इसी तरीके से एसपी हमारा कितना रुपए बट्टे मात्रा में हो जाएगा, 11 रुपए 10 वस्तु में। अब देखिए ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ से हमको एक वस्तु का कीमत पता चल गई। अब एक वस्तु की कीमत पता चल गई तो हमें पता हो रहा है कि लाभ होगी या हानि होगी, अभी भी हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि संख्याएं भिन्न में है। भिन्न में संख्याएं हैं तो बड़ी और छोटी डिसाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, या तो दशमलव भिन्न में इसको बदलो तो वहां पर कैलकुलेशन ज्यादा होगा, और ज्यादा कैलकुलेशन करोगे तो समय भी ज्यादा लगेगा मेरे भाई, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर अगर समय ज्यादा लगेगा तो फिर पेपर नहीं निकलने वाला है, समझ रहे हैं। तो क्या करना है आपको, ऐसा कैलकुलेशन करना है कि बिल्कुल आसान हो जाए। तो हमें करना क्या है, अब ये सीपी और ये एसपी, ये सीपी और एसपी, यहाँ से हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं सीधे सीधे। प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस होता तो लॉस परसेंट। एक तो अप्रोच ये हो गई बिल्कुल सिंपल सी, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, अगर हम नीचे से ये हर से ये संख्याएं हटा दें तो हमारा क्वेश्चन कुछ आसान हो जाएगा। तो सर हटेंगे कैसे, तो आपको करना क्या है, 11 और 10, 11 और 10 का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई, 110 ही आ जाएगा, और तो कुछ आने वाला नहीं क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं। तो यहाँ भी आप 110 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ भी 110 से गुणा करिए। देखिए ये कट गया और ये कट गया, ये कितना आ गया, ये आ गया मेरे भाई 100 रुपए, और ये आ गया मेरा 121। अब देखो 100 रुपए वाली वस्तु को अगर 121 से बेचेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, निकल के आएगा 21% निकल के आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लीजिए एक बार, दिख रहा है। तो यहाँ से हमारा सीधे 21% निकल के आ गया। ये आपका हो गया दूसरा तरीका। बाकी आपका मैंने ये तरीका बता रखा है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, कुछ भी भूलने वाला नहीं। यहाँ पर हमने एक वस्तु की बात करी है, एलसीएम निकालना होगा, हो सकता है एलसीएम थोड़ा सा टफ भी हो, तो आपको जो तरीका अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ये भी अच्छा तरीका है, ये भी बढ़िया तरीका है, ये भी समझिए वो भी समझिए, जो अच्छा लगे उसको आगे, लेकिन एक तरीका पकड़ के चलिएगा। दो चीजें सीखना कभी नहीं, क्योंकि अगर आप दो नाव पे पैर रखेंगे तो डूबना निश्चित है। ये भी भूल जाएंगे, ये भी भूल जाएंगे, कुछ इसका याद रहेगा, कुछ इसका याद रहेगा। तो एक ही तरीका जो भी आपको करना है वही आप लोग करिए, उसी को समझिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। कह रहा है एक दुकानदार 5 रुपए में 7 की 10 से कुछ वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार 5 रुपए में 7 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है, कुछ वस्तु खरीदता है तथा 6 रुपए में 5 रुपए में 7 की दर से खरीदता है, 8 रुपए में 9 की दर से, या 8 रुपए में 9 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, अच्छे से समझिए। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 5 रुपए में 7 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा 8 रुपए में 9 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो साथियों मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक ट्रिक बता रखी है। सीपी क्या दे रखा है सर, 5 रुपए में दे रखा है रुपए, और यहाँ पर क्या रखते थे मात्रा, 5 रुपए में 7। एसपी कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है सर 8 रुपए में 9। हमने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 9 और 5 का गुणा करेंगे, यहाँ पर सीपी कितना जाएगा 45, और ये 8 सत्ते 56। ये बात सबको समझ में आ रही है कि सर 45 रुपए की खरीदा था और 56 रुपए की बेच रहा है। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि 45 रुपए की सर खरीदा था, 56 रुपए की बेच रहा है, तो प्रॉफिट इन दोनों का अंतर कितना जाएगा 11।
तो अब 11 क्या आ रहा है, देखिए सीपी 45 था और एसपी 56, यानी कि जो भी आएगा वो हमारा क्या आएगा साथियों, प्रॉफिट आएगा, क्योंकि वो 45 रुपए वाली वस्तु को 56 रुपए की बेच रहा है। कहने का मतलब जो भी आएगा सर प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 11 रुपए का प्रॉफिट और किससे, 45 रुपए से। ये बात समझ पा रहे हैं कि हमने 45 नीचे क्यों रखा है, क्यों, क्योंकि जो हमारा क्रय मूल्य होगा उसी को हम सदैव नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर हम कर पा रहे हैं, इसको देखिए सॉल्व करते हैं, क्या कुछ ही से कट रहा है, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 9 45, 5 दूनी 10, अब कुछ नहीं कटने वाला है, तो 11 दूना 22 बट्टे 9, ये आ जाएगा 220 बट्टे 9। अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास 220 बट्टे 9 जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बढ़ जाएगा 18 4 22 और 40 9 चौक 36। आपके पास जो ऑप्शन है 24 सही 4 बट्टे 9% का प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आएगा साथियों, 24 सही 4/9% की लाभ होगा। तो ये आपका अगला क्वेश्चन होगा। चलते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, फिर हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ जाएंगे। देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, रवि कुछ टाफियां रवि कुछ टाफियां रवि कुछ टाफियां 1 रुपए में 2 की दर से 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है। सीपी क्या दे रखा है हमें, 1 रुपए में 2 और एसपी कितना दे रखा है, 1 रुपए में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सीपी आपका कम है और एसपी सीपी आपका ज्यादा है और एसपी कम है, यानी कि 1 रुपए में, यहाँ भी 1 रुपए, 1 रुपए में 2 खरीदी और बेच दिया आपने 1 रुपए में 5, तो ये तो साफ साफ नुकसान समझ में आ रहा है। ये सर यहाँ लॉस हो रहा है भाई, 1 रुपए में 5 वस्तुएं खरीदी और 1 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी और बेच दी कितनी, 5, 3 वस्तुएं, तो आपने उसको ज्यादा दे दिया, तो इसका मतलब आपको नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, 3 वस्तुओं के हिसाब से। तब देखिए कितना जाएगा, यहाँ से लॉस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 रुपए। अब अगर लॉस परसेंट की बात करेंगे, 3 रुपए का लॉस हुआ और हुआ किससे, सीपी से, यानी कि नीचे क्या रखेंगे, 5 गुणे में 100, 5 से काट देंगे 20 या 60, यानी कि जो लॉस परसेंट आएगा वो हमारा कितना आएगा साथियों, 60% की हानि होगी। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा होगा कि हमने 60% कैसे निकाल दिया। भाई बिल्कुल आपको तरीका वही करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है भाई। 1 रुपए में 2 खरीदी थी, 1 रुपए में 5 बेच दी, 3 वस्तुओं का नुकसान हो गया उसको, किससे हुआ, 5 से हुआ, क्योंकि 1 ही रुपए में सब खरीद बेच रहा है। तो यहाँ पर जो रुपए की मात्रा सेम है, या अगर हमने सीपी और एसपी निकाल लिया जैसे पहले कर रहे थे, तो 5 मान लीजिए सीपी का खरीदा था और 2 सीपी हमने एसपी का बेच दिया, तो ये हमारा कितना लॉस हुआ, 3 रुपए का। अगर रुपए में मानते हैं तो लॉस परसेंट कितना आ जाएगा, 3/5 गुणे 100, ये आपका 60% का लॉस हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, थोड़ा सा चेंज है लेकिन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा टफ होगा। कह रहा है कि एक दुकानदार 5 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार 5 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। तथा 6 रुपए में 5 की दर से 5 की दर से बेच देता है। यदि उसे कुल 143 रुपए का लाभ हुआ हो तो उसने कितनी वस्तुएं खरीदी है बेची? तो उसने कितनी वस्तुएं खरीदी या बेची? अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा अलग है, तरीका लगभग सेम होगा, थोड़ा सा काम यहाँ पे ज्यादा करना होगा आप लोगों को। कह रहा है कि 5 रुपए की 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, तो आपको क्या करना है, सीपी आप लिख लीजिए 5 रुपए की 6 और बेचेगा कितने की? 6 रुपए की सर 5। तो पहले देखिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट और लॉस की तो बात करी नहीं गई है, बिल्कुल नहीं करी गई है। यहाँ पर आपसे रुपए में बात करी गई, तो आप यहाँ से प्रॉफिट या लॉस नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस बिल्कुल ही नहीं निकालेंगे। अब एक बात बताइए कि अगर यह व्यक्ति 5 रुपए की 6 वस्तुएं खरीद रहा है, फिर 6 रुपए की 5 वस्तुएं बेच रहा है, तो इसका मतलब उसने क्या किया, एक वस्तु को बचा लिया। 5 रुपए की 6 खरीदा था और 6 रुपए की 5 बेच रहा है, इसका मतलब एक वस्तु उसकी बच रही है और 1 रुपए यहाँ भी बचा रहा है, यानी कि 1 रुपए भी बचा रहा है, एक वस्तु भी बचा रहा है, यानी कि प्रॉफिट उसका तभी हुआ 143 रुपए। लेकिन अभी हमको ये नहीं पता है कि सर कितनी वस्तुएं वो बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ भी वस्तुएं होंगी, अगर ये सौदा उसने किया होगा तो उतनी ही वस्तुएं तो उसको बेचनी होंगी। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, दोनों की ये मात्रा है, मात्रा क्या करनी है, मात्रा बराबर करनी है मेरे भाई। क्यों करनी है ये बात आप समझ रहे होंगे कि सर क्यों करनी है। भाई जितनी वस्तुएं वो खरीदेगा उतनी वस्तुएं जब बेचेगा तभी तो हम प्रॉफिट लॉस की गणना कर पाएंगे। भाई उसने यहाँ तो 1 रुपए ज्यादा ले लिया, यहाँ एक वस्तु ही बचा ली, तो हम 1 रुपए, यहाँ पर रुपए तो दे नहीं रखा, 5 रुपए की कह रहा है, 5 रुपए कह रहा है, एक वस्तु की बात तो कर नहीं रहा है, एक वस्तु तो 5/6 रुपए की हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, वस्तुएं बराबर करनी। वस्तुएं बराबर करने के लिए क्या करना होगा, अब अगर देखिए यहाँ पर हमें वस्तुएं बराबर करने हैं तो इसको हम 5 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा, 30 वस्तुएं। अगर यहाँ पर हमने 6 से गुणा कर दिया इसको तो कितना आ जाएगा, 30 वस्तुएं। देखो वस्तुएं बराबर हो गई,
ये बात समझ में है कि नहीं समझ में? वस्तुएं बराबर हो गई, यानी कि जो 6 वस्तुएं लाया था उसको हमने 5 से गुणा कर दिया, तो जो 6 वस्तुओं का एक पेयर 5 रुपए का मिल रहा था मेरे भाई, ये बात समझ पा रहे होंगे। एक बार ध्यान से समझना कि जो 6 वस्तुओं का मान लीजिए एक पेयर था, एक जोड़ा था, 6 वस्तुओं का एक जोड़ा उसने लाया कितने रुपए की? 5 रुपए की। तो 6 वस्तुओं के ऐसे ही 5 जोड़े उसने और ले लिए, यानी कि वस्तुएं उसने कितनी ले ली? 30। अब 6 वस्तुओं का जो एक पेयर था उसके 5 जोड़े लिए, तो यहाँ भी तो 5 से गुणा होगा भाई। ऐसे भी समझ लीजिए कि यहाँ पर भी तो हम 5 से गुणा करेंगे भाई। अगर 5 रुपए के हम 6 लेंगे तो 30 वस्तुएं लेने के लिए फिर हमें क्या होगा? 25 रुपए नहीं लगेंगे। इसी तरीके से यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 रुपए, और ये कितना हो जाएगा? 36। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई कि हमने दोनों तरफ गुणा क्यों कर रखा है? यानी कि अब इधर गुणा करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन गुणा होगी। ये भी समझ लीजिए कि भाई हम अगर इधर गुणा करेंगे, मात्रा में गुणा करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें रुपए में भी गुणा करना होगा, तभी तो हम बराबर कर सकते हैं भाई। अगर हम कोई चीज करेंगे या बांटेंगे, जैसे 2 पक्षांतर करते हैं, एक बराबर किस तरफ होता है उस तरफ होता है, अगर इधर एक इक्वेशन में गुणा करते हैं दूसरी इक्वेशन में भी गुणा करते हैं, तो ये बात समझ लीजिए। नहीं तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही है कि हमने गुणा क्यों किया भाई। हमने 6 वस्तुएं खरीदी 5 रुपए की, यानी कि एक 6 वस्तुओं का पेयर था, जोड़ा था, उसको मैंने 5 रुपए की खरीद ली। अब यही 6 वस्तुओं के हमको 5 पेयर चाहिए, यानी कि हमको 30 वस्तुएं करनी है तो 5 पेयर चाहिए। तो 6 वस्तुओं का एक पेयर अगर मिलेगा 5 रुपए का, तो 5 पेयर और, तो हमें 5 से इधर 25 रुपए लग जाएंगे। 25 रुपए में कितनी वस्तु मिल जाएंगी? 30 वस्तुएं मिल जाएंगी, यानी 6 पेयर हो जाएंगे हमारे, 5 हमको और मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 30 वस्तुएं हमने बेची और लाभ कितना कमाए? 25 रुपए की खरीदी और बेची कितने की? 36 रुपए की। 11 रुपए का लाभ हुआ हमें। तीस वस्तुएं बेचने पर। ये बात सभी को समझ में आया? ये आपने मेथड पढ़ा होगा। अब आते हैं क्योंकि इसलिए। अब 11 रुपए का लाभ हुआ मेरे भाई 30 वस्तुएं बेचने पर, और लाभ हमें कमाना कितना है? 143 रुपए का। तो 11 रुपए का लाभ कमाया 30 वस्तुओं पर, आपको बताना है उसने कितनी वस्तुएं खरीदी या बेची। तो 1 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसने क्या किया? 30/11 की बेची भाई। 1 रुपए का लाभ कब कमाएगा? ये मेथड आपने पढ़ रखा होगा क्योंकि इसलिए वाला। 11 रुपए का लाभ हुआ 30 वस्तुएं बेचने पर, 1 रुपए का लाभ होगा 30/11 वस्तुएं बेचने पर, और टोटल लाभ कितना कमाना है? 143 रुपए का लाभ कमाना है। तो क्या करेगा वो? 30/11 गुणे 143। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं समझ में आई कि हमने कैसे कर दिया? ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब आप लोगों ने समझाओ तो देख लीजिए। क्योंकि इसलिए मेथड अगर आपसे कह दिया जाए कि क्योंकि 2 की वैल्यू 10 है, 2 रुपए कमाता है 10 वस्तुएं बेचने पर, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10/2 भाई 5 हो जाएगी, जैसे इसका आधा। अगर 2 की वैल्यू 10 होगी तो 1 की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? 5। अब यहाँ से 1 की वैल्यू अगर 5 ये निकल के आ गई, और अगर आपसे कह दिया 6 की वैल्यू, तो अब क्या करेंगे? 5 का गुणा 6 करेंगे। वही चीज हमने सेम यहाँ पर कर रखा है। 11 रुपए का लाभ हुआ उसे 30 वस्तुएं बेचने पर। क्या हुआ मेरे भाई? 11 रुपए का लाभ हुआ 30 वस्तुएं बेचने पर, तो 1 रुपए का लाभ होगा उसे 30/11 वस्तुएं बेचने पर। अब लाभ वो कितना कमाना चाह रहा है? 143 रुपए। अब 143 रुपए कमाने के लिए उसको कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी? अब इसको सॉल्व। 11 1 11, 11 3 33, 11 3 39, 390 वस्तुएं। सभी को समझ में आया कि उसको 390 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी क्योंकि उसे लाभ कमाना है 143 रुपए। ये बात सभी को समझ में आई? थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, बाकी आपकी एग्जाम में भी पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं करी गई है, परसेंटेज की बात नहीं करी गई है। यहाँ पर प्रॉफिट की बात की गई है रुपए में, कि अगर इस भाव से वो खरीदारी करता है तो उसे 143 रुपए कमाने के लिए, भाई अगर आपने कोई वस्तु बेचना शुरू किया, आपने क्या किया? 5 रुपए में 6 वस्तु की दर से खरीद ली, फिर क्या किया? 6 रुपए में 5 की दर से बेच ली। अब आपको ये नहीं पता है कि हमें कितनी वस्तुओं की खरीदारी बिक्री करनी होगी कि हमें 143 रुपए लाभ हो। अगर आपने फिक्स कर लिया कि सर हमें 143 रुपए ही कमाना है, क्या करना है? हमें 143 रुपए ही कमाना है, तो बाजार से आप कितनी वस्तुएं लाएंगे, ये डिसाइड कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन के हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर किसी बाजार में किसी वस्तु का 5 के रुपए में 6 की भाव से क्रय मूल्य रहा है, और 6 रुपए में 5 की दर से आप बेच
पाते हैं उस बाजार में उस वस्तु को। तो अब आपको ये पता करना है, डिसाइड करना है कि 143 इस क्वेश्चन में दे रखा है। मान लीजिए आप एक टारगेट करके चलिए कि हमें सर दिन भर में 500 रुपए बचाने बचाने। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपको क्रय पता है, विक्रय पता है कि उस बाजार में उसका विक्रय मूल्य क्या है और क्रय मूल्य क्या है। अब आपने डिसाइड कर लिया, अब आपको ये दिखाना है कि सर दिन भर में हमारा तो 500 रुपए का खर्च आ रहा है, यानी कि मेरी इनकम और जो आप मजदूर रखेंगे, जो भी रखेंगे, उसकी इनकम सब कुछ मिलाकर सर हमें मिनिमम 500 रुपए तो पर डे मिलना ही चाहिए। आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई, तो आपको इतना तो सोचना पड़ेगा कि दिन भर में कितना कमा पाए कि हमारी दुकान का खर्च निकल सके, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आपका खर्च नहीं निकलेगा तो आप कब तक बैठे रहेंगे। तो एक आपको मानक तय करना पड़ेगा कि कितनी वस्तुएं हम बेचें कि दिन भर में हमारा कितना खर्च निकल आएगा। तो यहाँ पर आपको पहले खर्च पता हो गया कि भाई हमें 500 रुपए तो मिनिमम चाहिए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि दिन भर में कितनी वस्तुएं निकल जाएं कि हमारा जो है खर्चा निकल आएगा या जो भी हमारी इनकम होगी वो निकल आए। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि हम दिन भर में कितनी वस्तुएं बेचें। कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी परीक्षा में तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, और अगर आप परीक्षा नहीं देते हैं या आप बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी आपके दैनिक जीवन की बात करें तो वहां पर भी इन सब चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है। यहाँ से आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे इसी कॉन्सेप्ट से कि हमें दिन भर में कितनी वस्तुएं बेचनी है। नहीं तो आप फिर जोड़ घटाना गुणा भाग करते रहेंगे, एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे कि कितनी वस्तुएं बेचें कि हमें फिक्स इतना ही लाभ हो। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये सब चीजें आपकी दैनिक जीवन से भी संबंधित है, वहां भी आपको फायदा मिलेगा। हालांकि परीक्षा में तो एग्जाम में आना ही आना है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो सभी को समझ में आ गया होगा, बेहतर तरीके से मैंने एक एक बात अपनी बता रखी है। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे का अगली क्लास में मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, नहीं नए टाइप के साथ, टॉपिक सॉरी नहीं, क्योंकि अभी यह टॉपिक आपका भी चलेगा, थोड़ा और लंबा रहेगा क्योंकि प्रॉफिट लॉस भी बड़ा टॉपिक है। तो अगले टाइप की और हम अगली क्लास में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।